जरा सोच कर देखिए, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जिसके पास न कोई राजा था न कोई ताज, और तो और शुरुआत में कोई बड़ी सेना भी नहीं थी। और वही कंपनी एक दिन भारत जैसे विशाल देश की मालिक बन बैठी। ये कहानी है लालच, धोखे और गुलामी की शायद सबसे खतरनाक साजिश की। तो आज हम इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, असल सवाल ये नहीं है कि वो आए कैसे। सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने व्यापारियों के एक समूह को अपने ऊपर राज करने दिया। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई थी यूरोप की किचन से, जहां एक खास चीज की जबरदस्त भूख लगी थी, मसालों की। बात है साल 1600 की। ये वो दौर था जब दुनिया बदल रही थी, और ठीक इसी साल एक ऐसी कंपनी का जन्म हुआ जो दुनिया का और खास तौर पर भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस जमाने में यूरोप में मसालों की दीवानगी थी। मतलब काली मिर्च, दालचीनी, जायफल ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, नहीं, ये उस समय की सबसे बड़ी दौलत थे। इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। और बस इसी लालच ने ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों को एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने मिलकर बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, ये प्राइवेट व्यापारियों का एक ग्रुप था। महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें एक शाही चार्टर, मतलब एक ऑफिशियल लाइसेंस दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था, जहां चाहो व्यापार करो। उस वक्त शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये चंद शब्द आगे चलकर भारत की गुलामी का फरमान बन जाएंगे। तो ठीक है, कंपनी बन चुकी थी। अब उनका अगला निशाना था वो देश जहां ये बेशकीमती मसाले उगते थे, यानी भारत। और बस यहीं से शुरू हुआ व्यापारियों के शासक बनने का लंबा सफर। साल 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर आकर रुका। ये भारत की जमीन पर उनका पहला कदम था। लेकिन एक मिनट, वो जिस भारत में आए थे वो कोई कमजोर या पिछड़ा हुआ देश नहीं था। उस समय भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, और यहाँ पर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। तो अंग्रेजों के लिए यहाँ सीधे सीधे कब्जा करना तो नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, धोखे का। वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और कहा, हुजूर, हम तो बस व्यापारी हैं, हमें सिर्फ व्यापार करने की इजाजत चाहिए। उस वक्त के ताकतवर मुगल साम्राज्य के लिए ये एक मामूली सी बात थी, तो इजाजत मिल गई। पर यह सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक ऐसा जहरीला बीज बोया जा रहा था जिसका पेड़ बहुत कड़वा होने वाला था। और यहीं से धीमे जहर का खेल शुरू हुआ। पहला कदम, सूरत, मद्रास, कलकत्ता जैसी जगहों पर अपने कारखाने यानी ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाना। दूसरा कदम, फिर उन्हीं कारखानों की सुरक्षा का बहाना बनाकर उनके चारों ओर किले बनाना शुरू कर दिया। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, इन किलों की रक्षा के लिए अपनी एक प्राइवेट आर्मी, अपनी निजी सेना खड़ी करना। और मजे की बात देखिए, सिपाही भर्ती किए गए भारत से ही, लेकिन उन्हें तनख्वाह कंपनी देती थी और हुक्म अंग्रेज अफसरों का चलता था। बस धीरे धीरे कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो एक ऐसी ताकत बन गई जिसके पास अपने किले भी थे और अपनी सेना भी। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी। कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, उसके पास किले थे, सेना थी, और सबसे बढ़कर सत्ता की जबरदस्त भूख थी। अब उन्हें बस एक बड़े मौके की तलाश थी, और वो मौका उन्हें मिला बंगाल में। साल था 1757। ये वो साल है जिसने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने थी। नवाब की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन ये लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि धोखे से जीती गई। नवाब की ही सेनापति मीर जाफर ने लालच में आकर अपनी ही सेना से अपने ही नवाब से गद्दारी की, और नतीजा, बिना ज्यादा लड़ाई के ही नवाब हार गए। और ये कोई मामूली हार नहीं थी, नहीं, प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल की सत्ता मिल गई, और यहीं से शुरू हुई भारत की असली सिस्टमैटिक लूट। सत्ता हाथ में आते ही कंपनी का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। उन्होंने बंगाल से इतना टैक्स वसूला, इतना पैसा निचोड़ा कि बंगाल जैसा अमीर राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसका नतीजा 1770 का वो भयानक अकाल, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, 1 करोड़। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? कि जब बंगाल के लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे,
तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा था। वो यहाँ से अनाज बाहर के देशों में भेज रहे थे। ये शासन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ शोषण था। बंगाल के बाद तो कंपनी का लालच आसमान छूने लगा। एक के बाद एक उन्होंने युद्ध, झूठी संधियों और धोखे से मैसूर, ताकतवर मराठा साम्राज्य और अवध जैसे बड़े बड़े राज्यों को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब भारत सचमुच में एक कंपनी का गुलाम बन चुका था। करीब 100 सालों के इस जुल्म और अपमान के बाद आखिरकार भारत का सब्र जवाब दे गया। एक छोटी सी चिंगारी भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। साल था 1857। कंपनी के खिलाफ भारत की पहली और सबसे बड़ी संगठित बगावत। इस विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने की, जब राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे नायकों के नेतृत्व में ये विद्रोह आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस विद्रोह की गूंज लंदन तक सुनाई दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रूरता और उसके लालच की कहानी अब किसी से छिपी नहीं रह सकती थी। इस विद्रोह का सीधा नतीजा ये हुआ कि 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले लिया। कंपनी का राज खत्म हुआ और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें साफ साफ बताती है कि जब व्यापार और लालच को बिना किसी रोक टोक के सत्ता दे दी जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी एक सबक है कि कैसे एक पूरा देश कुछ व्यापारियों के लालच के हाथों गुलाम बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने इतिहास को याद रखें, ताकि ये गलतियां, ये इतिहास खुद को फिर कभी न दोहराए।